फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स देखेंगे एटम में। मॉडर्न रिसर्च शोड यानी दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल, जो यानी मॉडर्न रिसर्च जो शो हुआ है एटम के, तो एटम यानी कंसिस्ट है मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हैं? 3 है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द केमिस्ट। तो केमिस्ट के लिए बहुत अहम है। These particles are the fundamental particle, तो इस पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इट मास इज इक्वल टू 0.00548597 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और अगर आप किलोग्राम में लेते हैं तो 9.11 ज़रब 10 की ताकत -31 kg के बराबर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की मास है। अगर आप एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं तो ये इसकी है। अगर आप किलोग्राम में लेते हैं तो 9.11 ज़रब 10 की ताकत तो -31 kg के बराबर होगा। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6022 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम्ब। तो कूलम्ब चार्ज की इकाई है, तो यानी चार्ज की इकाई क्या है? कूलम्ब है। तो इतनी कूलम्ब है यानी इलेक्ट्रॉन की चार्ज विद द नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव साइन होगा। इलेक्ट्रॉन आर वेरी लाइट स्मॉल पार्टिकल्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? यानी स्मॉल पार्टिकल्स है और बहुत हल्का है, वेरी लाइट, बहुत हल्का है। विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है ऑर्बिट में। प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इट मास इज इक्वल टू 1.0072766 AMU एटॉमिक मास यूनिट में इतना है। अगर आप यानी ग्राम में या किलोग्राम में लेते हैं, तो अगर हम किलोग्राम में लेते हैं तो 1.6726 ज़रब 10 की ताकत -31 kg के बराबर होगा प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.6022 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम। तो कूलम मैंने बताया कि चार्ज की इकाई है, तो यानी प्रोटॉन के चार्ज भी इतने होगी। तो यानी प्रोटॉन की चार्ज और इलेक्ट्रॉन की चार्ज आपस में बराबर है, यानी ये भी 10 - 19 कूलम के बराबर है और ये भी 19 कूलम के बराबर है, और 1.6022 ये भी बराबर है। तो ये बिल्कुल यानी बराबर है, अप्रोक्सीमेटली नहीं, बिल्कुल बराबर है उनकी चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज एक दूसरे के साथ यानी बराबर है, कूलम विद पॉजिटिव साइन। लेकिन इस पर नेगेटिव साइन है इलेक्ट्रॉन पर, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव साइन होगा, और दोनों की चार्ज आपस में बराबर है। तो प्रोटॉन इज यानी 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है? 1837 टाइम्स भारी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज भी नहीं है, बिकॉज इट इज नो चार्ज, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये इसलिए न्यूट्रल है। इट्स मास इज इक्वल टू 1.00866654 AMU, यानी उसकी मास अगर एटॉमिक मास यूनिट में लेते तो इतना है। अगर आप किलोग्राम में लेते हैं तो 1.6749 ज़रब 10 की ताकत -31 kg। तो प्रोटॉन की मास और न्यूट्रॉन की मास तकरीबन बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं, तकरीबन बराबर है। लेकिन न्यूट्रॉन जो है यानी बहुत कम उससे यानी भारी है, उसमें 26 है और उसमें 49 है, यानी बहुत कम उसमें यानी न्यूट्रॉन की मास ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन इज 1842 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन होगा, यानी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों से 1842 टाइम्स भारी है इलेक्ट्रॉन से, और जो प्रोटॉन था वो 1837 टाइम्स हेवियर था इलेक्ट्रॉन से, और न्यूट्रॉन 1842, यानी न्यूट्रॉन की मास थोड़ी ज्यादा है प्रोटॉन से, तो वो 1842 टाइम्स हेवियर होगा इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो न्यूट्रॉन यानी मौजूद होगा न्यूक्लियस में, जो एटम है एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन मौजूद होगा। तो ये क्या है? ये ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन है,
और ये पॉजिटिव वाली चार्ज क्या है, प्रोटॉन है, और n क्या है, न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन क्या है, यानी न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो मास भी बताया हुआ है और चार्ज भी बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। यानी मास न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की जो मास है वो तकरीबन बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं, तकरीबन। और चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की चार्ज तकरीबन यानी बिल्कुल बराबर है आपस में। ठीक है, इन दोनों की मास बराबर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की यानी जो चार्ज है वो आपस में बराबर है। पार्टिकल्स कौन कौन से पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये उसके सिंबल है, ये उसके चार्ज है, और ये चार्ज यानी कूलम में बताया हुआ है, और ये एटॉमिक मास यूनिट पे बताया हुआ है, और ये मास है जो केजी में उन्होंने बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज होगा, और ई के साथ हम जाहिर करेंगे, स्मॉल ई लिखेंगे और ऊपर नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन की सिंबल है, और उस पर जो चार्ज है वो -1 होगा। इलेक्ट्रॉन का कितनी चार्ज है, -1, और उनकी जो चार्ज की इकाई है 1.6022 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम के बराबर होगा, और ये रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है, और ये मास में यानी किलोग्राम में लिया हुआ है, 9.11 ज़रब 10 की ताकत -31 केजी के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की मास। प्रोटॉन हम किस तरह जाहिर करेंगे, प्रोटॉन हम P से, और P पर पॉजिटिव आयंस होगा, और उनकी जो चार्ज है +1 है, और यानी कूलम में अगर लेते हैं तो 1.6022 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम के बराबर होगा। ये रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है प्रोटॉन की, और ये क्या है, किलोग्राम में ले 1.6726 ज़रब 10 की ताकत -31 केजी के बराबर होगा। और न्यूट्रॉन हम स्मॉल n से जाहिर करेंगे, और ऊपर यानी 0 लगाएंगे, क्योंकि उस पर यानी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो उसकी जो चार्ज है वो क्या है, न्यूट्रल है, तो कूलम भी उसकी न्यूट्रल होगा, 0 होगा। तो n लिखेंगे और ऊपर उस पर यानी 0 लगाएंगे, तो आप इससे ये पहचानेंगे कि क्या है, न्यूट्रॉन है, और उसकी एटॉमिक मास यूनिट इतना है, और उसकी जो मास है किलोग्राम में 1.6749 ज़रब 10 की ताकत -27 केजी के बराबर होगा। तो न्यूट्रॉन एटम में सबसे भारी है, फिर यानी फिर प्रोटॉन की बारी है, फिर इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे भारी कौन सा है एटम में, यानी न्यूट्रॉन भारी है सबसे, और न्यूट्रॉन यानी उससे थोड़ा कम भारी है, और इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल हम निग्लेजिबल करते हैं एटम में। तो आप अगर प्रोटॉन को यानी जो प्रोटॉन है वो अक्सर हम हाइड्रोजन आयन के साथ भी शो करते हैं, तो उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। ये क्यों प्रोटॉन कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होती है और एक प्रोटॉन होती है, यानी हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। अगर हम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो सिर्फ यानी हाइड्रोजन आयंस बच जाएगा, जिस पर पॉजिटिव आयंस होता है, तो उसमें न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन एटम्स में न्यूट्रॉन नहीं है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसमें यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या शो करेंगे कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है। तो बाद औकात हम प्रोटॉन की जगह यानी H पॉजिटिव आयंस भी लिखते हैं। तो H पॉजिटिव की मानी ये हुई कि यानी हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होती, यानी प्रोटॉन कितने हैं, 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक प्रोटॉन बच जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यानी हाइड्रोजन पर आ जाएगा, तो उसको हम यानी प्रोटॉन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसे कहते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट और शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कराते हैं
जो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट या शेल में घूमते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहेंगे। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट कराते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमती है ऑर्बिट में तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहेंगे। The electron are distributed around the nucleus in various orbits or energy level or shell। तो इलेक्ट्रॉन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमती है, वेरियस ऑर्बिट, मुख्तलिफ ऑर्बिट में होंगे, एनर्जी या शेल में। तो दीज ऑर्बिट्स नंबर एज, तो हम इस ऑर्बिट को नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। दीज ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो हम इस ऑर्बिट को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पहले शेल को हम 1, दूसरे को 2, तीसरे को, तो अगर 1 का शेल है तो उसको हम K कहेंगे, 2 वाले को हम L कहेंगे और 3 वाले को M और चौथे वाले को N कहेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट इज गिवन बाय द फार्मूला। तो अगर यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो हम किस फार्मूले के जरिए, यानी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में, तीसरे में, चौथे में, तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, L M N और इसी तरह। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 2n2 का फार्मूला, 2n2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n क्या शो करेंगे, यानी n आपको यानी शेल शो करेंगे कि आप पहले शेल के इलेक्ट्रॉन मालूम करते हैं, दूसरे के, तीसरे के, तो n की जगह आप शेल लिख दे। अगर पहले शेल के इलेक्ट्रॉन मालूम करते हैं तो 1 लिख दे और अगर दूसरे को तो n की जगह 2 लिख दे। तो इसी तरह आप मालूम कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट 2, यानी पहले में 2 आती है, सेकंड में 8 और तीसरे में यानी 18 रिस्पेक्टिवली। तो आप देखते हैं इसी तरह, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6, यानी 5 ऑर्बिट्स उन्होंने लिए हुए हैं। तो पहले शेल को हम K कहेंगे, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N और पांचवे को O कहेंगे। तो 2n2 फार्मूला आप अप्लाई कर दे सब पर। तो अगर हम पहले शेल के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तो 2 और n की जगह आप क्या लिख दे, पहले शेल के लिए निकालते हैं तो n की जगह 1 लिख दे, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 एकम 1 हो जाएगा और 2 एकम 2, तो 2 आएंगे, यानी K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। अगर हम L शेल के लिए निकालते हैं तो L शेल के यानी दूसरे को कहते हैं तो 2n2, यानी n की जगह आप क्या पुट कर दे, 2 पुट कर दे, तो 2 का स्क्वायर ले ले तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। तो आप m के लिए, m कितना है, तीसरा शेल है, तो n की जगह आप यानी 3 लिख दे, तो 3 का स्क्वायर ले ले, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18। इस तरह चौथे में तो n क्या शो करते हैं, यानी चौथा ऑर्बिट्स, तो n की जगह आप क्या लिख दे, 4 लिख दे, तो 4 का स्क्वायर ले ले, 4 4 16 और 16 दूनी 32, तो यानी चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पांचवे O यानी 2n2, तो n की जगह आप, अगर आप पांचवें शेल के लिए मालूम करते हैं तो n की जगह आप 5 लगा दे, तो 5 का स्क्वायर ले ले, 5 5 25 और 25 दूनी 50, तो पांचवें शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी 50। कंसेप्ट ऑफ S एंड P सब शेल, कंसेप्ट पढ़ेंगे S एंड P सब शेल और D और F भी हो सकती है। तो शेल हम सबसे पहले शेल को फिर दोबारा पढ़ेंगे, यानी ऑर्बिट्स। शेल को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक थ्योरी। हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा है जो बोहर की एक्सपेरिमेंट थी। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल और ऑर्बिट। यानी बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती हैं न्यूक्लियस के गिर्द एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, इसको हम शेल या ऑर्बिट कहेंगे। ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, और हर शेल की फिक्स्ड एनर्जी होगी। यानी बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमती है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, जिसको उसने नाम दिया शेल या ऑर्बिट, और उस शेल और ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होगी, यानी वो चेंज नहीं होगी। दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, और उस ऑर्बिट को उसने नाम दिया एनर्जी लेवल। ईच शेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय n वैल्यू, तो हम शेल को n वैल्यू के साथ यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
यानी n कैन बी हैव वैल्यू 1 2 3। अगर यानी शेल बढ़ते हैं तो पहले शेल के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, 4 के लिए 4। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज, अगर n की वैल्यू इंक्रीज होती है, शेल नंबर इंक्रीज, तो शेल भी बढ़ेंगे। वो कहते हैं कि n को अगर हम बढ़ाते हैं तो शेल बढ़ेंगे। जिस तरह अगर 1 शेल है तो ये दूसरा शेल है, तीसरा ये चौथा, तो शेल नंबर क्या होंगे, यानी इंक्रीज होंगे। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज, शेल नंबर इंक्रीज, द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। ये कहती हैं कि अगर डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस से इंक्रीज होती है, यानी न्यूक्लियस से दूर जाती है इलेक्ट्रॉन, एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज, तो जितनी दूर होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जितने दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतना इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज जो होगा वो इतना मजबूत होगा और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो शेल के बाद यानी अब हम सब शेल में आते हैं। तो ये कंसेप्ट थी सब शेल की। तो हम पहले यानी शेल को थोड़ा रिवाइज कर लिए हैं, अब दोबारा यानी सब शेल की तरफ आते हैं कि सब शेल किसे कहते हैं। तो सब शेल, ए शेल आर एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल आर सब एनर्जी लेवल, यानी वो कहती हैं कि हम शेल या एनर्जी लेवल को दोबारा डिवाइड करते हैं, किस में, सब शेल में। शेल को हम दोबारा सब शेल में डिवाइड करते हैं या उसको सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और n की वैल्यू यानी जो शेल की n वैल्यू है या एनर्जी लेवल की n वैल्यू ऑफ शेल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल ऑफ सब शेल। ये कहती हैं कि n की वैल्यू पहले आई थी सब शेल से, यानी सब शेल के सिंबल से पहले शेल की वैल्यू आई थी n, सब शेल बाद में आए। तो सब शेल कौन कौन से हैं, देयर आर 4 सब शेल, यानी सब शेल कितने हैं, 4 है। द सब शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय S, P, D एंड F। ये कहती हैं कि सब शेल हम रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले S है, फिर P है, फिर D है एंड F और F है। तो ये सब शेल हमें क्या फ़ायदा देती है, तो ये सब शेल ये फ़ायदा भी दे सकती है अगर कोई एलिमेंट्स के आखिर में S आ जाए तो वो S ब्लॉक में होगा, और अगर आखिर में P आ जाए तो P ब्लॉक में होगा। अगर आखिर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान अगर आखिर में D आ जाए तो D यानी D ब्लॉक में होगा, और जो F आएगा आखिर में वो F ब्लॉक में शुमार होगा। तो अगर S पर यानी कंप्लीट होता है तो S ब्लॉक में होगा, P पर कंप्लीट हुआ तो P ब्लॉक में होगा वो एलिमेंट्स। अगर D ब्लॉक्स पर वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होता है तो D ब्लॉक में प्रेजेंट होगा, और F ब्लॉक पर अगर वो ख़त्म होता है तो वो F ब्लॉक में प्रेजेंट होगा। तो ये हमें एलिमेंट्स के ब्लॉक्स भी बताते हैं कि ये इस ब्लॉक में पड़ा हुआ है, तो इसका ये फ़ायदा भी है। These are spectroscopic terms which stand for sharp, principal, diffused and sub या fundamentals। ये कहती हैं these are spectroscopic terms। ये क्या है, spectroscopic terms है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बाद में पढ़ेंगे। which stand for sharp, तो ये क्या यानी शार्प को, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल हमें बताती हैं। तो सब यानी एस सब शेल, हम सबसे पहले सब शेल पढ़ेंगे। तो सब शेल में सबसे पहला कौन सा है, एस है, तो एस को पढ़ेंगे, एस सब शेल। तो एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स है ये आप देख ले, मैंने बनाए हुए हैं। एस सब शेल में 1, पी में 3 और डी में 5। तो एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और डी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये एस की है, ये क्या है, 1 ऑर्बिटल है, पी की 3 ऑर्बिटल है और डी की 5 ऑर्बिटल्स है। तो हम पढ़ेंगे, यानी ये कहती हैं कि एस सब शेल में 1 ऑर्बिटल है, तो एस सब शेल में 1 ऑर्बिटल है और उसकी जो शक्ल है वो गोल होगा।
पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल है? पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है। और इसकी जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, जेड एक्सिस पर भी हो सकता है और वाई एक्सिस पर भी हो सकता है। और डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? 5। बी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? 5। और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। तो ये वाई एक्सिस एक और एक यानी एक्स और जेड के दरमियान भी हो सकती है। एक ऑर्बिटल्स यानी जो इसका शक्ल है वो एक वाई पर और एक जेड पर। इसी तरह अगर जेड पर है तो दूसरा यानी एक्स और वाई पर के दरमियान होगा। इसी तरह आप तो ये इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और आखिर में ये शक्ल भी आ सकती है। तो ये आप इनऑर्गेनिक पे पढ़ेंगे, ये 9th क्लास के लिए नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा समझ ले कि इस तरह ग्राफ आते हैं तो वो बाद में हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो शेप ऑफ एस पी एंड डी सब शेल आप देख सकते हैं। तो सब एफ शेल जो है यानी एफ सब शेल है 7 ऑर्बिटल, तो उसके 7 ऑर्बिटल है एंड हैज़ कॉम्प्लिकेटेड शेप, और उसकी जो शेप है वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो इसलिए नहीं बनाई है। तो ये 9th क्लास के लिए भी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये देख ले कि एस में 1 ऑर्बिटल होगा, पी में 3 और डी में 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में, डी में एंड एफ में। तो एस में एस सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी एस में 1 आ सकता है और 2, और इसके बाद इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकते। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 6, 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉनों तक, यानी हम पी में डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को। इसी तरह डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप इसको याद कर लेंगे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान अगर एफ में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम 10 यानी उसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन 14 से ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि वो 14 से ज़्यादा यानी मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन उसमें आते हैं, 14 से ज़्यादा हम उसमें नहीं डालेंगे। तो ये आप कम लगा सकते हैं, अगर इसमें आप 1 इलेक्ट्रॉन लगा दे तो वो भी ठीक होगा। अगर कभी कभी यानी जो हाइड्रोजन के है यानी वो 1s1 है तो 1s1 आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एस में नहीं डालेंगे। इसी तरह पी में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, डी में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। तो ये देखे ग्राफ, शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल एंड सब शेल। ये कहते हैं कि शेल हम बताते हैं कि कौन सा शेल है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे शेल में और सब शेल बता देंगे। तो ये जो ग्राफ है ये अबव प्रिंसिपल से पहले है, यानी इस पर अबव प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आप देखें कि इसको अबव प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करता तो ये अबव प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये हम सिर्फ देखेंगे ये 1 2 3 4 पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले शेल को हम के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन। तो ये 2 and 2 फार्मूला अप्लाई कर दे। तो अगर पहला शेल है तो 2 and 2, तो यानी एन की जगह 1 लगा दे तो 2 एकम यानी 1 एकम 1 और 2 एकम 2। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। और उसको सब शेल एस लगाएंगे तो 1s2 होगा, यानी पहले शेल के लिए 1s2। एल के लिए, एल कौन सा शेल है? दूसरा शेल है, तो एन की जगह आप 2 लगा दे, 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8। तो उसमें एक एस होगा और पी, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, और पी में कितने आएंगे? 6। तो 2 और 6 कितने हुए? 8। तो ये जो पहले 2 लिखा हुआ है ये 2, तो ये हमें यानी शेल शो करेंगे कि ये दूसरे शेल है। ये कितना शेल है? एल कितने शेल है? 2। तो एल को हम दूसरा शेल कहते हैं। तो ये 2 क्या शो करेंगे कि ये दूसरा शेल है। और तीसरे शेल के लिए 3 लगाएंगे पहले, और चौथे के लिए 4 लगाएंगे, ठीक है। और एस में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि एस में 2 आते हैं, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14
इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आप इसको यानी अबव प्रिंसिपल के हिसाब से आप इसको यानी नहीं पुट करेंगे, ये सिर्फ आप यानी शेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि इस शेल में कितने सब इलेक्ट्रॉन आते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो हम पुट करेंगे सब शेल को। एम कितना है, 3 शेल है तो एन की जगह 3 लगा दे, 3 3 9 और 9 दूने 18। तो इसमें एस होगा, पी होगा और डी, कितने सब शेल होंगे 3। तो इसमें हमने 3 लगाया हुआ है क्योंकि ये कौन सा शेल है, तीसरा शेल है, तो इस वजह से हमने उसमें 3 लगाया है। तो 3s2 होगा, 3p6 होगा, 3d10 होगा। तो आप इसको जमा कर दे, 2 जमा 6 8, 8 जमा 10 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो। एन कितना शेल है, चौथा, तो एन की जगह 4 लगा दे, 4 4 16, 16 4 16 दूने 32। तो इसमें एस होगा, पी होगा, डी होगा एंड एफ। तो ये चौथा शेल है, तो हम यानी एस से पहले 4 लगाएंगे, एस से पहले, पी से पहले 4 लगाएंगे, डी से पहले 4 लगाएंगे और एफ से पहले 4 लगाएंगे। तो 4s2 होगा, 4p6 होगा, 4d10 होगा और 4f14 होगा। तो हम अबव प्रिंसिपल इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे कि इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 32 इसमें पूरे कर दे और सब शेल भी लिख दे। तो एक एस होगा, एक पी होगा, एक डी होगा और एक एफ होगा। तो 2 जमा 6 8, 8 जमा 10 18, 18 जमा 14, 18 जमा 14 32, 18 जमा 14 32 आएंगे। तो यानी एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14। और उसमें सब शेल कौन से होंगे, एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ। और एम शेल में यानी एस पी और डी होगा, इस तरह एल शेल में एस पी होगा और के शेल में सिर्फ यानी एस होगा। वाई अब हम अबव प्रिंसिपल की तरफ आएंगे। द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल, अगर हम इंक्रीज करते हैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल यानी और सब शेल बिलोंग द डिफरेंस शेल, मुख्तलिफ शेलों के लिए 1s2 लेस देन होगा 2s2 से, तो ये अबव प्रिंसिपल के हिसाब से है। 2p से यानी लेस देन होगा 3s यानी ग्रेटर देन होगा 2p से, इस तरह एंड सो ऑन। द इलेक्ट्रॉन आर अकोमोडेट इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल बाय द यूजिंग अबव प्रिंसिपल। तो अब हम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल में यानी यूजिंग अबव प्रिंसिपल के हिसाब से, अबव प्रिंसिपल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बताती हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल फर्स्ट द लोवेस्ट एनर्जी सब शेल, यानी इलेक्ट्रॉन हम सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी सब शेल में यानी डालेंगे अवेलेबल टू इट, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं, एंड देन हायर एनर्जी सब शेल, और फिर दोबारा हायर एनर्जी सब शेल में हम जाएंगे। अगर इसमें 1s2 लगा दे यानी 1s1 लगा दे और फिर 2 में आप यानी जंप कर दे, इसी तरह नहीं हो सकता। आप सबसे पहले एस में पूरा करेंगे कि एस में 2 आते हैं। अगर आप पी में इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे करते हैं तो 2p6 होगा। तो 2p में अगर 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप एस में नहीं जा सकते। सबसे पहले पी का यानी पी का जो सब शेल है उनको पूरा करेंगे। तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट लोवेस्ट एनर्जी सब शेल, आप सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी सब शेल को पूरा करेंगे अवेलेबल टू इट, जो जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एंड देन हायर एनर्जी सब शेल, और फिर दोबारा हाई एनर्जी सब शेल में आप जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बताती हैं, इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल के इलेक्ट्रॉन आप फर्स्ट फिल को पुट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन 3d, बिकॉज द एनर्जी ऑफ 4s इज लोअर देन 3d सब शेल। ये कहती हैं कि जो 4s है वो 3d से क्या है, लेस लोअर देन है या लेस देन है। तो हम सबसे पहले 4s को पुट करेंगे फिर 3d होगा, बिकॉज द एनर्जी ऑफ 4s लोअर देन 3d, यानी 3d से क्या है, कम है। तो हम सबसे पहले 4s को पुट करेंगे फिर 3d को पुट करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हम देखेंगे ग्राफ में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आर द गिवन बिलो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरह अबव प्रिंसिपल के हिसाब से, ये अबव प्रिंसिपल के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी ग्राफ है।
यानी 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 5:2, 6:2, 7:2। आप इस आसानी के साथ हम बताते हैं, आप सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 लिख दे, फिर 2 से शुरू हो जाए 2 3 4 5 6 7, फिर 3 से शुरू हो जाए 3D यानी 3 4 5 6 7, इसके बाद 4 लिख दे 4 5 6 7। तो यानी एक एक को छोड़ते जाए और 1 2 3 7 तक लिख जाए यानी चौथों में। तो आप इसके बाद जो पहला यानी ग्रुप है उसमें S लगा दे, S2 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 यानी सब में S2 लगा दे, फिर 2 से आप शुरू कर दे, 2 यानी P लगा दे, तो S के बाद P आता है तो P सब में लगा दे यानी P6 P6 P6। अब इसके बाद P के बाद D आता है तो 2 को छोड़ दे, फिर D में आ जाए यानी 3 पर आ जाए तो 3 के साथ D लगा दे, तो D10 D10 सब में D10 लगा दे। और अब इसके बाद 3 को भी छोड़ दे यानी 4 पर आ जाए और 4 के साथ यानी D के बाद F आता है तो F लगा दे सब के साथ, F14 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 F14। तो अब आप क्या करेंगे यानी इसको ये निशान आप याद कर ले कि इसको इस तरफ यानी इस तरह काटेंगे, फिर इसको इस तरह, फिर इसको इस तरह, इतने एंगल पर हम काटेंगे तो यानी सही आ जाएगा। तो इसको इस तरह, इसको इस तरह, इसको इस तरह, तो सबको अगर हमने काट दिया तो अब हम किस तरह पढ़ेंगे कि जब हम इस जगह तक पहुंच जाए तो दोबारा यानी इस तरफ से शुरू होंगे, अगर फिर दोबारा यानी इस तरफ से शुरू होंगे, ठीक है, यानी दोबारा इस तरफ आएंगे, फिर अगर इस पर ख़त्म हुआ तो दोबारा हम यानी इस तरफ आएंगे, फिर ये ख़त्म हुआ तो हम दोबारा इस तरफ आएंगे, ठीक है, ये याद कर ले। यानी 1:2 फिर 2:2 होगा, फिर 3:2 की तरफ नहीं आएंगे क्योंकि यानी फिर 2p6 होगा, 2p6 के बाद 3:2 होगा, 3:2 अगर ख़त्म हो जाए तो हम फिर इस तरफ आएंगे, क्या होगा यानी 3p6 होगा, ठीक है, 3p6 फिर 4:2 होगा, 4:2 ख़त्म करने के बाद आप दोबारा आ जाए 3d10 पर, फिर 4p6 होगा, फिर 5:2 होगा, तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो आप फिर दोबारा यानी इस तरफ से शुरू होंगे, 4d10 5p6 4:2 होगा, अगर ये भी ख़त्म हो जाए तो फिर आप दोबारा इस तरफ से शुरू करेंगे, 4f14 5d10 6p6 और 7:2। तो हम किस तरह लिखेंगे मैंने बताया सबको, सबसे पहले 1:2 फिर 2:2 होगा, फिर 2p6 होगा, फिर 3:2 होगा, फिर 3p6 होगा, 3p6 के बाद 4:2 आता है तो 4:2 हमने लगा दी, तो 4:2 के दोबारा आप 3d10 में आएंगे, फिर दोबारा आप 3d10 तो 3d10 होगा, 3d10 के बाद यानी 4p6 है तो हमने 4p6 लगाए, इसके बाद 5:2 एंड सो ऑन, और इसी तरह आप लगाते रहें। तो हम अब अबव प्रिंसिपल के हिसाब से हर एक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम यानी खोल सकते हैं, या उसमें हम बता सकते हैं कि इतने सब शेल आते हैं और इतने इलेक्ट्रॉन, अगर वो P पर ख़त्म होता है तो P ब्लॉक में होगा, और S पर ख़त्म होता है तो S ब्लॉक में होगा, D पर ख़त्म होता है तो D ब्लॉक में होगा, F पर ख़त्म होता है तो F ब्लॉक में वो एलिमेंट्स होगा। तो अब हम पढ़ें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को। आप देखते हैं ये एलिमेंट्स है, ये उसके सिंबल है, ये उसके एटॉमिक नंबर है, और ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अबव प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमने अभी पढ़ा, यानी अबव प्रिंसिपल के हिसाब से आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, पुट करेंगे। तो हाइड्रोजन 1s2 होगा, हीलियम हाइड्रोजन 1s1 होगा, हीलियम 1s2 होगा, लिथियम 1s2 2s1 होगा क्योंकि उनमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s1 होगा। बेरिलियम में यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी एटॉमिक नंबर कितना है 4 है तो 1s2 2s2 होगा। बोरान 5 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p1, तो 2p1 पे ख़त्म होता है तो ये p ब्लॉक में होगा, ये भी s ब्लॉक में होगा, और ये भी s ब्लॉक में, और ये भी s ब्लॉक में। तो हाइड्रोजन s पर ख़त्म होता है तो s ब्लॉक में होगा। हीलियम यानी s पर ख़त्म होता है, वो p में पड़ा हुआ है लेकिन हम s ब्लॉक के साथ हम उसको शुमार करेंगे, तो ये यानी 1s2 पर ख़त्म होता है तो वो p ब्लॉक के आखिरी जो
8th ए का जो ग्रुप है उसमें पड़ा हुआ है हीलियम सबसे पहले। लिथियम एस पर ख़त्म होता है तो एस ब्लॉक में होगा। बेरिलियम यानी एस पर ख़त्म होता है तो एस ब्लॉक में होगा। बोरान पी पर ख़त्म होता है तो आप इससे ये भी बता सकते हैं कि बोरान पी ब्लॉक में पड़ा हुआ है, बोरानो पी ब्लॉक में पड़ा हुआ है। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p6 आएगा और 2p2 आएगा। तो मैंने बता दिया कि यानी एस को 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, 2 से कम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो इसी तरह पी में यानी 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं डाल सकते, 6 से कम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो कार्बन पर हमने 2p2 लगा दिया यानी कम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो 2 दूने यानी 2 और 2 4 और 2 6, तो इसमें 6 पूरे होंगे। नाइट्रोजन 1s2 2s2 तो ये 4 हो, तो 2p3 आएगा। तो हम यानी 6 से कम लगा सकते हैं पी में, लेकिन 6 से ज़्यादा पी में इलेक्ट्रॉन हम नहीं डाल सकते। तो इसमें ये 2 और 2 4 हुए, तो कितने बच गए यानी 3। तो इसमें आप 3 लगा दे, 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4 होगा। इसी तरह आप और भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम में 1s2 2s2 2p6 यानी पी को पूरा करेंगे फिर 3s2 में आप जाएंगे। तो सबसे वाले 1s2 हमने पूरी कर दी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं। 2p6 में यानी 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं पी में, फिर हम 3s2 में हम जा सकते हैं। तो 3s2 में जाए, इसके बाद 3p1 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो हम पी में 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। यानी 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, 6 से कम इलेक्ट्रॉन आप पी में डाल सकते हैं। इस तरह इसमें डाल सकते हैं, इस तरह डी में, एफ में यानी डी में 10 से ज़्यादा नहीं डालेंगे, एफ में 14 से ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम डाल सकते हैं। इसके बाद सिलिकॉन को देके 3p2 आएगा। फास्फोरस में 3p3 आएगा। तो पी पर ख़त्म होते हैं तो ये सब पी ब्लॉक में पड़े होंगे, ये सब एलिमेंट्स। सल्फर 3p4 पर ख़त्म होगा। क्लोरीन 3p5 पर ख़त्म होगा। आर्गन 3p6 पर। तो आप अबव प्रिंसिपल के हिसाब से इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन